वक्त हो गया है मिलवाने का हमारे खास मेहमानों से। उससे पहले ये नंबर देखिए 9619873567, ये वो नंबर है जिसकी मैं बात कर रही थी। इस पर हमें आपके सवालों का इंतजार होता है। तो इस वक्त आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल और विश्वफिन के सीईओ ऋषि मेहरा। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर आज इस बाजार के माहौल के बीच में हम कराएंगे दर्शकों की, निवेशकों की फाइनेंशियल प्लानिंग। ऋषि, आपके लिए होगा ये पहला सवाल। मनोज सिंह साहब फोन लाइन पर हैं मेरे साथ। मनोज जी कैसे हैं सर? मनोज सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम, आ रही है। कहाँ से बोल रहे हैं? जमशेदपुर। बहुत बढ़िया। बताएं सर, आपका निवेश का सफर कब से शुरू हुआ है? पिछले 5-7 साल से। पिछले 5-7 साल से निवेश कर रहे हैं जी। तो पोर्टफोलियो बनाया है, लेकिन मेरे ख्याल से आपने केवल एक ही स्कीम पर सवाल पूछा है। हम सोच रहे एक और प्लान चाह रहे थे, इसमें हम पूछ रहे कौन सा बेहतर है, क्या किस फंड में किया जाए। 10,000 और इन्वेस्ट करना चाहते। बेहतर तो सभी फंड्स है देखिए, पर उससे पहले मुझे ये जानना होगा कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि आपने अब तक अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाया है और आपके लक्ष्य क्या है, उसके आधार पर आपको हम बता पाएंगे कि आपके लिए बेहतरीन फंड कौन सा है। तो कुछ बताएंगे अब तक क्या जानकारी है आपके पोर्टफोलियो पर आपके पास? जी मैम, आईसीआईसी वैल्यू डिस्कवरी है और आईसीआईसी फोकस ब्लू चिप, 2 फंड है और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी। वैल्यू डिस्कवरी का मिड कैप अपॉर्चुनिटी और आईसीआईसी वैल्यू डिस्कवरी, आईसीआईसी फोकस ब्लू चिप और एचडीएफसी मिड कैप फोकस अपॉर्चुनिटी। चलिए, और अब जो हाँ जी, और एक नया फंड चाह रहे हैं, जिसमें पूछ रहे थे कि कौन सा फंड बेहतर रहेगा, कोटक इमर्जिंग या क्वांट एक्टिव। क्या नजरिया है आपका? 8-10 साल। 8-10 साल। ऋषि बताएं, मौजूदा फंड्स के नाम मैंने आपको बता दिए, अब पता चल गए हैं ऋषि, तो इसके साथ कौन सा फंड मेल खाता है? देखिए, इसके हिसाब से अगर ये 5-7 साल के लिए ऊपर कह रहे हैं तो मैं इनको कोटक की ही सलाह दूंगा, जो इनमें से दोनों में से सिलेक्ट किया। बट मैं इनसे एक और सलाह करना चाहूंगा कि क्या देना चाहूंगा कि इनको ये 3 या 4 फंड्स में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको ये बैलेंस कर लें। एक लार्ज फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए, मिड कैप के इनके पास 2 हो रहे हैं तो एक स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर लें, ताकि ये जो जितनी भी कोशिश कर रहे हैं इन चारों में इक्वली डिवाइड कर लें। और फिर अगर ये 5-10 साल के लिए देख रहे हैं तो इनको एक अच्छी रिटर्न मिल जाएगी और एक बैलेंस रिटर्न मिल जाएगी। तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि ये 4 या 5 फंड्स में डाइवर्सिफाइड रहे, और वो डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस सेक्टर होनी चाहिए, मतलब अक्रॉस लार्ज कैप मिड कैप होनी चाहिए, ताकि इनको एक ज्यादा फायदा मिल सके। मनोज जी कोई सवाल पूछना चाहते हैं ऋषि से? जी मैं, हम बोल रहे हैं एक तो लार्ज कैप है एचडीएफसी फोकस इक्विटी, एक तो वैल्यू डिस्कवरी है और एक तो मिड कैप का है। तो हम पूछ रहे थे चौथा फंड क्या लिया जाए। हाँ, तो चौथे में मैं डायरेक्ट इनको बोल सकता हूँ कि इसके स्मॉल कैप ले ली, ताकि इनकी स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और इनको रिटर्न्स ठीक मिल सकते हैं। उसमें जब ये 5-7 साल की बात करेंगे तो इनको एक अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे, क्योंकि स्मॉल कैप में थोड़े रिटर्न्स अच्छे आते हैं, तो इनके लिए थोड़ा अग्रेसिव पोर्टफोलियो भी हो जाएगा और उनको रिटर्न्स अच्छे मिल जाएंगे। मनोज जी का नाम सर जी, कौन बेहतर रहेगा स्मॉल कैप में मैम फंड? एसबीआई स्मॉल कैप फंड। चलिए मनोज जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई है। वैसे आपकी भाषा बहुत प्यारी है, आपने बीच में कुछ एठो का इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल से वहाँ की रीजनल टच है, तो सुन के बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। क्या अगले दर्शक मुकेश कुमार जी फोन लाइन पर हैं मेरे साथ? मुकेश कुमार जी। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार मैम। कहाँ से बोल रहे हैं? आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ मैम। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं नवी मुंबई। बहुत बढ़िया। सुबह बारिश की बौछारें देखी, हल्की फुल्की? जी बिल्कुल बिल्कुल। दिल खुश हो गया? जी जी बिल्कुल। हाँ, बहुत दिनों बाद मुंबई में फर्स्ट अभी आया है, लास्ट ईयर का अभी फर्स्ट मानसून स्टार्ट हुआ है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा और बरसे तब राहत मिले। चलिए बताइए सर, आपके पोर्टफोलियो को मैं देख रही हूँ और आपने तो बड़े सारे फंड शामिल कर रखे हैं। आप
कब से कर रहे हैं? 3 साल से कर रहे हैं इनमें? यस मैम, लास्ट 3 ईयर से। यस। अच्छा, तो आपने कोई आर्थिक सलाहकार जोड़ रखा है क्या? नहीं, मैंने खुद से ही R&D करके किया है। और अभी तो ये जो 7 फंड्स में है इसमें मैं कर रहा हूँ, और ये 20,000 मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है पर मंथ। अच्छा, ठीक है। जी। और ये SBI की तीनों स्कीम, मतलब जितने भी फंड्स आपने डाले हैं वो देखिए अच्छे बेस्ट परफॉर्मर्स ही हैं, लेकिन आपने SBI के 3, एक्सिस के 2, ऐसे कोई खास वजह? नहीं मैम, जिस टाइम पे मैं सेलेक्ट कर रहा था उस टाइम पे ये सब और भी अच्छे दौड़े थे, रैंकिंग वगैरह इनकी अच्छी थी। जब मैंने स्टार्ट किया था SBI ब्लू चिप भी बहुत अच्छा था। अभी तो लास्ट ईयर तो थोड़ा सा रैंक इसका डाउन आया है। तो इटी मनी पे जो रैंकिंग रहता है 5 स्टार और 4 स्टार, ये देख के मैंने स्टार्ट किए थे ये सब। और अभी थोड़ा सा डिग्रेड हुआ है रेटिंग, इसीलिए मेरे को थोड़ा कंसर्न आया कि अभी कंटिन्यू करूं या स्विच करूं या किसी को कंसोलिडेट करूं। लेकिन बाजार तो की चाल इसके- भी तो थोड़ी सी वॉलेटाइल है ना, तो उसका असर तो पड़ेगा ही, है ना? समझते हैं ना आप बाजार को? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मैम। चलिए, बहुत बढ़िया। बाकी समझाइश तो आपको पंकज जी देंगे। सर। बिल्कुल मुकेश जी, देखिए जो फंड सिलेक्ट किए आपने वो खराब नहीं है। कभी कभी ऐसा तो होगा, 20 साल का लक्ष्य लेके चल रहे हो तो अप एंड डाउन होते रहेंगे, लेकिन बार बार आप फंड्स को चेंज नहीं कर सकते। तो फंड्स ठीक हैं, थोड़ा सा बदलाव की मैं सलाह दूंगा आपको, लेकिन पहले हम अपने गोल की बात करते हैं। आपने जो सवाल भेजा भी है, तो आप कितनी राशि जुटाना चाहते हैं? 5 करोड़ मैं इकट्ठा करना चाहता हूँ, दैट इज ओनली फॉर रिटायरमेंट पर्पज। और आप 5 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं, ऐसा आपने लिखा हुआ है शायद। जी। तो देखिए, आप जी। 20,000 रुपए निवेश कर रहे हैं, जो स्कीम बताई है आपने, आप 20,000 रुपए महीना कर रहे हैं। 20,000 रुपए पे यदि मैं 12% का एक CAGR एज्यूम करूं, ये आपको पता है कि म्यूचुअल फंड रिटर्न गारंटीड तो नहीं है, लेकिन इक्विटी फंड्स है तो लॉन्ग टर्म में 12% के आसपास तो आप एज्यूम कर ही सकते हैं। तो 12% के हिसाब से आप करीब करीब 1.84 करोड़ रुपए जुटा पाएंगे 20 साल में। अब क्योंकि लक्ष्य है आपका 5 करोड़ का, तो उस हिसाब से, और ये लक्ष्य भी सही है, रिटायरमेंट की बात हो और 20 साल के बाद, तो आपको इतनी राशि का लक्ष्य लेना चाहिए। और क्योंकि आप 3 साल से निवेश कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अच्छे फंड्स हैं, करीब करीब 8 लाख के आसपास आपने इकट्ठा कर लिया होगा। तो इस हिसाब से यदि मैं सोचूं कि आज से 20 साल के बाद आपको 5 करोड़ रुपए जुटाने हैं, तो एक काम तो क्या कीजिए कि आप इस 20,000 रुपये बढ़ा दीजिए, आपको अराउंड 27,000 पर मंथ अभी निवेश करना होगा, और इस अमाउंट को हर साल 10% से बढ़ाना होगा, ताकि आप 5 करोड़ रुपए 20 साल में जुटा पाए। तो ये तो पहले आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है कि किस तरह से आपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, तो समझना बहुत जरूरी है। जहां तक स्कीम का सवाल है, स्कीम मैंने बोला पहले कि स्कीम खराब नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने 2 फ्लेक्सी कैप रखी हुई हैं, 2 लार्ज कैप रखी हुई हैं, थोड़ा सा मिड कैप में आपका एक्सपोजर जो है वो थोड़ा मुझे कम लग रहा है, क्योंकि जो फ्लेक्सी कैप भी हैं उनका मेजर एक्सपोजर लार्ज कैप में है। तो उस हिसाब से मैं कहूंगा कि कोटक फ्लेक्सी कैप फंड जो है वहां से आप स्विच कर लीजिए। आप या तो कोटक का ही मिड कैप फंड, यानी कि कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो है उसको ले लीजिए, और या फिर क्योंकि कोटक के आपके पास 2 हैं, ऐसे ही आपके पास एक्सिस के भी 2 हैं, तो अगर आप चाहें थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन की, अलग AMC का लेना है एक फंड, तो आप PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो कोई भी मिड कैप फंड आप ले लीजिए, बाकी आपका पोर्टफोलियो ठीक ठाक है। तो 7,000 रुपए मैंने बढ़ाने की बात की है, अगर वो संभव है आपके लिए, तो उसको भी आप इन्हीं फंड में बढ़ाइए, तो नया और फंड ऐड मत करना। चलिए, कोई और सवाल पूछना चाहते हैं आप? नहीं मैम, ये 7,000 जो मुझे इंक्रीज करना है वो इक्वली प्रोपोर्शनेट में मैं इन्हीं फंड में करूं, मतलब कोटक फ्लेक्सी कैप को छोड़ के, या कोई नया फंड ऐड करूं मैं इसमें? नया फंड तो नहीं ऐड करना चाहिए पंकज जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैंने अभी कहा कि नया फंड नहीं। वैसे भी देखिए, अगर आप कोटक फ्लेक्सी कैप से स्विच कर रहे हैं, तो मैंने आपको कहा कि कोटक का ही आप मिड कैप फंड ले लीजिए, या फिर आप PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, तो एक तो फंड ये बढ़ जाएगा। अगर आप मतलब नंबर ऑफ फंड तो बराबर रहेंगे, लेकिन फंड चेंज हो जाएगा। और बाकी जो है, नया और कोई फंड नहीं करना है, आपको इन फंड्स में ही इसको डिवाइड करना है 7,000 को। लेकिन कर पाएंगे आप 7,000 रुपीज ऐड? क्योंकि मैंने कह तो दिया, आपसे पूछा नहीं। संभव है आपके लिए? संभव है, इंक्रीज कर सकता हूं मैं,
बट बिल्कुल, मैंने फिर कर अभी दीजिए। लास्ट मंथ ही एनपीएस में भी स्टार्ट किया है ड्यू टू टैक्स सेविंग पर्पस। तो या तो वही है कि ऑप्शन है, या मैं एनपीएस को रोक दूं और इधर स्टार्ट करूं, या एनपीएस में कंटिन्यू रखूं। तो देखिए ये एक मेरे एनपीएस में लिए क्योंकि मतलब इशू है, मतलब डिसीजन लेना। नहीं मैं बताता हूँ डिसीजन, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपका लक्ष्य जो रिटायरमेंट है, तो एनपीएस भी वहां पर फिट बैठता है। लेकिन क्या है ना, एनपीएस में थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं लिक्विडिटी को लेकर, या रिटायरमेंट के वक्त आपको जो पैसा निकालना होता है उसको लेकर। मैं कहूंगा कि 50,000 रुपया साल तक, क्योंकि आपको एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो अप टू 50,000 रुपीज आप एनपीएस में भी कर सकते हैं। और उसमें क्योंकि आपकी एज के हिसाब से मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वहां पर या तो LC 75 का ऑप्शन ले लीजिए, ताकि इक्विटी में आपका एलोकेशन जो है वो 75% रहे यंग एज में, बाद में कम होता रहे, कि ऑटो चॉइस होगी। या फिर एक्टिव चॉइस लेकर आप 75% तक अपना एलोकेशन, या जितना भी संभव हो मैक्सिमम आपकी एज के हिसाब से, आप उतना एलोकेशन मैक्सिमम इक्विटी में लीजिए। तो वहां पर भी आप 50,000 रुपए साल का निवेश कर सकते हैं। यदि आप उससे ज्यादा कर रहे हैं तो फिर मैं कहूंगा कि आप म्यूचुअल फंड में कीजिए। चलिए मुकेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह बहुत बारीकी से समझाई है पंकज जी ने, और इसके मुताबिक आप अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करेंगे, अपने निवेश को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। राकेश कुमार जी मेरे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, बताएं आपने अपना पोर्टफोलियो जो बनाया है वो फंड्स हमारे एक्सपर्ट के सामने हैं, ऋषि आपके सवाल का जवाब देंगे। तो अब मुझे ये बताएं कि आपका लक्ष्य इसके लिए क्या होगा? 1 करोड़ रुपए आपके रिटायरमेंट के लिए। रिटायर कब हो रहे हैं सर आप? 15 साल का टाइम है अभी। 15 साल का टाइम है अभी। हाँ जी। तो 1 करोड़ आपके लिए पर्याप्त होंगे? एक्चुअली मुझे वहाँ एनपीएस की तरफ से भी कुछ मिल जाएंगे, वहाँ भी मेरा इन्वेस्टमेंट जा रहा है, पीपीएफ में भी जा रहा है। ठीक है, तो आपने जो है अपना कॉर्पोरेट सोच समझकर खड़ा करने की रणनीति बना ली है ना, रिटायरमेंट की, हम ऐसा सोच के। मैंने लास्ट 6 मंथ से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। मेरे एक तो मैं ये पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहता हूँ, दूसरा जैसे आप लोग कहते हैं कि 10% हर साल इंक्रीज करना चाहिए, बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि निराई एसेट में जैसे या पारंपरिक में कहते हैं कि पर इन्वेस्टमेंट पे एक लिमिट बनी हुई है, परसेंट का 2500 आप कर सकते हो। और थर्ड है कि मेरा ये पोर्टफोलियो मतलब प्रॉपरली डाइवर्सिफिकेशन है इसमें, और अमाउंट भी इसमें क्या डाइवर्सिफाई है, क्या मुझे किसी से एग्जिट होना चाहिए या कुछ ऐड करना चाहिए, या मेरा कोई ऐसा फंड खराब है, उसके बारे में। ऑलराइट, तो एक तरह से पूरा ही रिव्यू और साथ ही आपका लक्ष्य पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, नया फंड में से कौन सा फंड आपको ऐड करना चाहिए। ऋषि ये कह रहे हैं कि रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, और जैसे इनकी कैलकुलेशन है फिलहाल ये अपने लक्ष्यों को सही तरह से आंक पाए हैं ऐसा लग रहा है। लेकिन मुझे बताएं, निवेश तो साफ तौर से बढ़ाना होगा अगर 15 साल का ही समय है तो? हाँ जी, तो अगर इनको 1 करोड़ रुपए चाहिए तो इनको 15 से 16,000 तो मिनिमम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 15 साल के लिए। ये अभी 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनको 5,000 तो बढ़ाना पड़ेगा अभी से, क्योंकि इन्होंने 6 महीने से बोल रहे हैं, तो पुराना भी कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब एक पोर्टफोलियो नहीं बना है। बाकी इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ की है कि इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले रखा है और बाकी सब चीज़ें कर रहे हैं जो इनको एक कर सकता है। टर्म इंश्योरेंस प्लान भी है, तो इन्होंने अपने आप को वैसे तो बहुत अच्छे से कवर कर रखा है। तो मेरे हिसाब से इनको 5,000 बढ़ाना चाहिए। अब इन्होंने बात करी कि इनके जो अभी के एग्जिस्टिंग हैं उनमें से पहले तो मैं ये कहूँगा कि इनमें से इन्होंने भी स्मॉल कैप में नहीं इन्वेस्ट किया है, तो ये 3-4 हज़ार रुपए उसमें डाल सकते हैं, एसबीआई स्मॉल कैप में और एक्सिस स्मॉल कैप में, इन दोनों में मिलकर डाल सकते हैं। इन्होंने 4 स्कीम्स जो बताई हैं उनमें से ये 2 इंडेक्स फंड ले रहे हैं, जो आईसीआईसीआई निफ्टी इंडेक्स फंड है और आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है। तो मैं कहूंगा कि दोनों में से एक कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स करनी फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। 4 से 5 स्कीम रखनी ही इंपॉर्टेंट रहती हैं। उस हिसाब से इनको करना चाहिए, और अगर ये करते रहेंगे तो अगर 15,000 ये इन्वेस्ट करते रहते हैं तो ये इनको अगले 15 साल में ये 80 से 90 लाख 12% के हिसाब से भी ये उसमें हो जाएगा। अगर 13-14% की रिटर्न आई तो 1 करोड़ हो जाएगा। अगर थोड़ा और ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो 16-17 हज़ार कर लीजिए, तो ताकि सेफ हो जाएगा। राकेश जी कोई सवाल पूछना चाहते हैं ऋषि से? हाँ जी मैडम, जो उन्होंने बताया कि 5,000 आप इंक्रीज कीजिए, तो इनमें एक तो मैंने फंड ये आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 हटा दूंगा, तो क्या साथ में एसबीआई स्मॉल कैप में मतलब इन्वेस्ट कर दूं 5,000? हाँ, वही आपको सलाह दी जा रही है ऋषि।
बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये निफ्टी इंडेक्स से एक से हटा के दूसरे इंडेक्स फंड में ही ऐड कर दीजिए, तो एक ही इंडेक्स फंड रहने दीजिए, क्योंकि वो सेम हो जाता है। और ये जो 5,000 रुपए हैं, इसमें ये एक इमर्जिंग जो मिरर एसेट ब्लू फंड है, उसमें थोड़ा बढ़ा दीजिए। और बाकी मैंने स्मॉल कैप का आपको बताया कि एसबीआई स्मॉल कैप और एक्सिस स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 15,000 रुपए आप टोटल कर लीजिए। चलिए राकेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल भेजने के लिए, और बदलाव ज़रूर कीजिएगा अपने पोर्टफोलियो में और अपने निवेश को बढ़ाने की भी कोशिश कीजिएगा। गुजरात से दुष्यंत हमारे साथ अब फोन लाइन पर हैं। नमस्कार दुष्यंत मैम, कैसे हैं? बढ़िया मैम। अगले 6 साल के लिए क्या पूछ रहे हैं? हाँ, अगले 6 साल के लिए मैंने कुछ फंड चूज किया हुआ है और मेरा ऑलरेडी ऐसे भी चल रहा है। तो मेरे को जानना है कि एक्चुअली दिस फंड इज रियली वर्किंग गुड और कुछ चेंज करना है उसमें। मुझे ये बताइए, टॉप इक्विटी फंड्स आपने कहा है कि आपको 6 साल में चाहिए, टॉप इक्विटी फंड्स में से जो बेहतरीन से बेहतरीन रिटर्न दे रहे हैं, ये है आपका मतलब? हाँ मैडम, वो मेरा मतलब है टॉप इक्विटी पर जो सबसे अच्छा रिटर्न दे सकता है, और उसमें मैंने कुछ 6 फंड भी ऑलरेडी मेरा कंटिन्यू है एसआईपी में, तो उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं या आपके गाइडलाइन से कुछ चेंज करना है तो भी दे सकते हैं आप? मुझे बताएंगे फंड्स के नाम? हाँ, एक्सिस ब्लू चिप है, एक्सिस मिड कैप है, कोटक फोकस इक्विटी है, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी है, एक्सिस ब्लू चिप है, मिड कैप है, कोटक फोकस इक्विटी है, हाँ, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी है, आईसीआईसीआई डिस्कवरी है, आईसीआईसीआई ब्लू चिप है। और राइट ऋषि, आप नोट कर पाए हैं ये फंड्स के नाम? हाँ जी, थोड़ा सा ध्यान में। ठीक है, तो आपका सवाल है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड में निवेश करना सुरक्षित है? अभी आपके पास 2 स्कीम्स हैं एक्सिस की, शायद इसीलिए आप चिंतित हैं। ऋषि बताएं। हाँ जी, देखिए जो ये स्कीम्स की बात कर रहे हैं, इसमें पहले तो ये इस बात पे ना करें कि एक्सिस म्यूचुअल फंड में है, जो शायद कुछ न्यूज़ चल रही है उसके कारण इनके दिमाग में होगा। मेरे हिसाब से इनको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सब लोग मॉनिटर करते हैं, सेबी मैनेजर मॉनिटर करती है, तो इनको तो इन्वेस्ट रहना ओके है। इन्होंने जो फंड्स लिए हैं उसके बेसिस पे मैं ये जरूर कहूंगा कि ये ठीक फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी बने रहें। अभी ज्यादा चेंज मार्केट को देख के करना जरूरी नहीं होता है, अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी या थॉट प्रोसेस के हिसाब से इन्वेस्ट करना बनता है और उसी हिसाब से इनको करना बनता है। जो मौजूदा फंड्स यहाँ पर हैं, पंकज जी आप क्या सलाह देंगे इनको? नहीं, फंड्स अच्छे हैं, कोई बदलाव की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन हालांकि नजरिया 6 साल का ही है, फिर भी मैं कहूंगा कि स्मॉल कैप मिसिंग है, तो अगर हो सके तो आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो क्योंकि एक कैटेगरी में आपके ज्यादा फंड्स भी हैं, तो कोटक में से आप चाहें तो कोटक स्मॉल कैप में कर लीजिए, वो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। बाकी बहुत ज्यादा फंड्स बदलने की जरूरत नहीं है। और एक्सेस फंड पर जो आपकी चिंता है उसको आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ऋषि ने भी कहा है आपसे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। जो फंड मैनेजर्स पर संदेह था उन्हें पहले से ही वहां से टर्मिनेट कर दिया गया है, और फंड की परफॉर्मेंस आती है अंडरलाइंग असेट से। अंडरलाइंग असेट कैसा परफॉर्म करेंगे उस पर निर्भर करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो नए फंड मैनेजर्स हैं वो अच्छा इसको मैनेज कर पाएंगे। तो अब आपको आगे इस तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप इस स्कीम में बने रहिए। बिल्कुल, यहाँ पर सेबी पर आपको भरोसा बिल्कुल रखना चाहिए, फाइनेंशियल मार्केट्स के रेगुलेटर पर, और उनके तमाम कदमों को यहाँ पर निवेशकों के हितों की सुरक्षा करने में बिल्कुल सक्षम है। बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत अपना सवाल हमें देने के लिए। लेकिन शो में आगे हम बढ़ेंगे और रुक करते हैं अब निवेश के गुरु मंत्र की ओर। ऋषि बताएं, निवेश का कौन सा गुरु मंत्र आज आप सिखा रहे हैं? तो हमने ये पाया रिसर्च से बहुत कि लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कई बार जब वो नीचे जाता है तो उसको एवरेज आउट करने चले जाते हैं। स्टॉक मार्केट में ये ज्यादा होता है। हमने पाया है कि जो लोग अभी एक स्टॉक बहुत नीचे चला गया और उसको एवरेज आउट करने लग जाते हैं, उनकी रिटर्न्स नहीं आती। उनको ये देखना चाहिए कि अगर उन्होंने कुछ गलती करी है तो, और वो कुछ शेयर्स को या कुछ म्यूचुअल फंड को नहीं समझ पाए हैं, तो उनसे निकलना बनता है, रादर उनको एवरेज करना। अगर आप
वो वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं कि एवरेज करते रहते हैं, तो आपको रिटर्न्स नहीं आते हैं। ये रिसर्च में पाया गया है, जिन जिन लोगों ने ये किया है उनको रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। पंकज जी, निवेशक जब कभी इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, स्टॉक्स में कर रहे हो या रियल एस्टेट में कर रहे हो, तो कई बार क्या होता है, जो प्राइस देखा होता है पहले, जो इन्फॉर्मेशन पहले अवेलेबल होती है, उसको पकड़कर बैठ जाते हैं कि उससे सस्ता आया तो मतलब सस्ता हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड की एनएवी कम हो गई तो मतलब वो सस्ती नहीं हो गई है। हो सकता है कि पहले बहुत ज्यादा प्रीमियम हो, अब उसमें कम हो गया हो। तो आपको हमेशा क्वालिटी देखनी होती है कि आज की डेट में वो जो चीज है वो सही प्राइस है या नहीं है। कोई चीज प्राइस बढ़ के फिर कम हो जाए तो सस्ता नहीं माना जा सकता है। तो इसके लिए इसको हम एंकरिंग बायस कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन पहले अवेलेबल होती है, फिर इन्वेस्टर कहता है कि मुझे इसी भाव में मिलेगा या मैं इसी भाव में बेचूंगा। तो ये एंकरिंग बायस जो होती है ये आपके वेल्थ क्रिएशन में बाधा डालती है। तो निवेशकों को हमेशा एनालाइज करके कि क्या प्राइस सही है, वो पहले ज्यादा था कम था वो नहीं, जिस प्राइस पर आप ले रहे हैं क्या वो सही प्राइस है या नहीं है, वो किस आधार पे आप वहां पहुंचे हैं वो जानना बहुत जरूरी है। तो आप कभी भी माइंड में बिहेवियरल बायसेस ना लेके आए, बल्कि रिसर्च के आधार पर इन्वेस्टमेंट करें। बिल्कुल, तो ये निवेश के ऐसे गुरु मंत्र हैं जो आपको अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी में अपने साथ रखने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि आपका, पंकज जी आपका समय निकाला, दर्शकों को गाइड किया, उनके फाइनेंशियल गोल्स के लिए लक्ष्यों को पूरा करने में आपने उनको राह दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से वो नंबर आपको बता देते हैं जहाँ पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। 9619873567 ये वो नंबर है जहाँ पर अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और चाहे तो सवालों का वीडियो बनाकर भी इस नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके वीडियो को शो पर दिखाएंगे और हमारे एक्सपर्ट करेंगे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। नमस्कार।